वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं, स्पेशल वन रक्षक वनपाल 2021 स्पेशल मॉडल पेपर। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा पेपर में। यह पेपर पूर्णतः परीक्षा पर आधारित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल, आपको पता है, RSMSSB के द्वारा, राजस्थान राज्य मंत्रालय बोर्ड के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है और इसका नया अध्यक्ष अब चुना गया है। तो जल्द ही इसका एग्जाम होगा। तो इसके लिए आप कमर कस लीजिए। जितने भी विद्यार्थी इसने फॉर्म भरा है, वीडियो को फटाफट इन सब में लाइक कर शेयर कर दीजिए। लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन रक्षक वनपाल 2020 का स्पेशल मॉडल पेपर, जो हूबहू आपको एग्जाम में ऐसा दिखने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? और पिछले मॉडल पेपर में मैंने बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को बताया था। जिस विद्यार्थी ने पिछला मॉडल पेपर देखा है वो इस क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सकते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है: 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1952 या 30 मार्च 1956। तो जल्दी से, आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, इनको साथ साथ में कमेंट में जवाब भी देना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम दिया। यानी हमारा राजस्थान का पूरा एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? 18 मार्च 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी पहले चरण से, और अंतिम सातवां चरण बनता है 1 नवंबर 1956 को पूरा हो जाता है। यानी राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगते हैं टोटल। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? किसने ये एकीकरण किया था? तो ध्यान रखना, पूरे भारत में रियासतों को विलय करने के लिए एक रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। रियासती विभाग की स्थापना, मैं पीछे वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो भी आपको बता रहा हूँ। रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई। कब? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, पिछले साल पटवारी में क्वेश्चन आया था ये, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बहुत ही खास व्यक्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके जो सचिव बनाए गए, इसके सचिव VP मेनन को बनाया गया। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव VP मेनन। और इन सब का काम था पूरे भारत का एकीकरण करना, जिसमें हमारे राजस्थान का एकीकरण भी आ जाता है। राजस्थान एकीकरण 19 रियासतों का, एक ठिकाने का, 3 ठिकानों का और एक केंद्र शासित प्रदेश का पूरा हुआ। कब? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कब से स्टार्ट हुआ? 18 मार्च 1948। और लास्ट कब था? 1 नवंबर 1956 को। इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है भाई, याद रखना। तो राजस्थान से पहले इसका नाम क्या था? राजपूताना था। ये क्लियर हो गया। 1 नवंबर 1956। ये देखिए, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूं, क्रेश कोर्स फॉर रीट लेवल 2 सोशल स्टडीज और CDP का स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी आज से, और लास्ट है 22 अप्रैल तक, क्योंकि 25 अप्रैल को एग्जाम होना है रीट का। इसलिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप द्वारा इस पर स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। और इसके लिए खास बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, प्ले स्टोर से आपको इसको डाउनलोड करना है, अन अकेडमी ऐप को, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। फिर करने के बाद आप जब रीड के कोर्स पे जाओगे तो आपसे कोड मांगेगा, वहां आप कोड लगा देना नानक क्लासेज। क्या लगाओगे? नानक क्लासेज, बिना स्पेस दिए। फिर आपको वहां पे टॉप एजुकेटर, जैसे ये कपिल चौधरी, मिनेश शर्मा, GS जाखर, गोविंद राम सैनी, सरोज मिश्रा, विष्णु शर्मा और संगीता पालीवाल के द्वारा, टॉप फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी और पूरा प्रैक्टिस, PDF नोट्स भी मिलेंगे, वीकली क्विज भी मिलेगी, लाइव क्लासेज भी मिलेगी। तो आज ही से ज्वाइन कर ले जो रीट के विद्यार्थी हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सलेमाबाद अजमेर में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आपके साथ।
सलेमाबाद नाम सुना होगा आपने। और जो विद्यार्थी पिछले काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा जवाब कमेंट में दे देंगे। सलेमाबाद कहाँ पे है? अजमेर में। किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रूपनगढ़ नदी के किनारे। कौन सी? रूपनगढ़ नदी, जो कहां से निकलती है? अजमेर के से सलेमाबाद से निकलती है और सांबर झील में जाकर गिरती है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। इसके बाद देखिए निम्बारक संप्रदाय। तो निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सीधा सा नाम आता है निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य इसके संस्थापक हैं। और एक और बड़ी खास, वर्तमान में निम्बारक संप्रदाय की नई पीठ कहाँ पे है वर्तमान में पूछे? एक तो सलेमाबाद तो है ही पुरानी पीठ, नई पीठ उदयपुर में बन चुकी है। विद्यार्थी, नई पीठ उदयपुर में भी बन चुकी है। और इस निम्बारक संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। कौन सा? हंस संप्रदाय और सखी संप्रदाय भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है। संख संप्रदाय के जो हंस है, हंस संप्रदाय के संस्थापक कौन है, यानी किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब ऑप्शन में आपके पास है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे कौन? निरंजनी के संत हरिदास जी। संत हरिदास जी। मैं पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं ताकि एक ही वीडियो में आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन क्लियर कर सको। तो संत हरिदास जी, जिनका मूल नाम था हरि सिंह, हरि सिंह सांखला। क्या था? हरि सिंह सांखला थे। और ये डाकू थे। हरि सिंह सांखला क्या थे? डाकू थे। क्या करते थे? कोई ऋषि मुनि आता था, कोई बड़े लोग आते थे ना, उनको लूटने का काम ये रास्ते में करते थे। एक बार कोई विद्वान आ गए, उन्होंने कहा भाई, और उसने, हरि सिंह सांकला ने क्या, उनको पकड़ लिया और लूटने लगे। तो एक विद्वान ने जब उसको लूटने लगे तो हरि सिंह सांकला को पूछा, भाई साहब आप मुझे लूट रहे हो, इस लूट का क्या करोगे? तो कहते कि मैं मेरे परिवार को पाल रहा हूँ, परिवार में बांटूंगा, परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। तो इस बहुत ही विद्वान था, इसने कहा एक काम करो, मुझे आप यहाँ बांध दो और आप अपने घर पे जाके पूछो, जो आप ये लूट का काम कर रहे हो, ये इतना बड़ा पाप कर रहे हो आप, क्या आप ये घर पे जाके पूछो आपके जो बच्चे हैं, पत्नी है आपकी, क्या वो इस पाप की साथ में बाकी होगी? क्या आप इतना बड़ा पाप करके और अपना परिवार पोषण कर रहे हो? पाप तो आपने कर दिया, लेकिन क्या इस पाप के वो आपके घर वाले भी साथ में भागी होंगे, आपके साथ मिलेंगे? कि जाके पूछ के आओ। तो हरि सिंह सांकला गया और उसने अपनी पत्नी से, बेटों से पूछा कि मैं ये लूटमारी कर रहा हूँ, पाप का काम कर रहा हूँ, कल को इस पाप में आप मेरी भागीदारी करोगे? तो पत्नी और बच्चों ने स्पष्ट कह दिया कि जो पाप करेगा वही भुगतेगा, हम क्यों आपका पार्टिसिपेट करें। तो हरि सिंह सांखला को वहां से अक्ल आ गई कि मैं पाप कर रहा हूं तो मैं भोगूंगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तब से इस विद्वान के कहने पर हरि सिंह सांखला ने ये लूटमारी का काम छोड़ा और एक संप्रदाय का निर्माण कर दिया, भक्ति करने लगे, निरंजनी संप्रदाय चलाया और संत हरिदास जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बहुत बड़ी खास है। और इनकी जो प्रमुख पीठ है ना, वो इनकी जो पीठ है वो गाडा डिडवाना नागौर के अंदर है। गाडा डिडवाना नागौर के अंदर मुख्य पीठ बनी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना। एक और ऑप्शन में दे दिया राम सनई संप्रदाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सनई संप्रदाय की 4 शाखा थी। एक तो थी यहाँ पे शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में जो शाखा थी उसके थे रामचरण जी, मुख्य पीठ है ये। रामचरण जी इसके प्रवर्तक थे। एक पीठ थी रेण नागौर के अंदर, इसके जो प्रवर्तक थे संत दरियाव जी थे, संत दरियाव जी थे। एक थी सिंहथल, सिंहथल बीकानेर में, और एक थी खड़प्पा, खड़प्पा जोधपुर में। ये चारों शाखाएं याद करनी है। अब कंफ्यूजिंग क्या होती है, देखो कंफ्यूजिंग ये होती है कि जो सिंहथल शाखा है उसके तो है हरि रामदास जी, हरि रामदास जी, लेकिन खड़प्पा के कौन है? खड़प्पा के है रामदास जी। दोनों में कंफ्यूजिंग हो जाती है। देखो है तो ये भी रामदास जी, ये भी रामदास जी, इनके आगे क्या लग दिया? हरि रामदास जी। तो सिंहथल बीकानेर में हरि रामदास जी, खड़प्पा जोधपुर में रामदास जी, रेण नागौर में दरियाव जी, और शाहपुरा रामचरण जी। ये चारों शाखाएं किसकी है? राम सनई संप्रदाय की है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, भाद्रपद शुक्ल तृतीया से एकादशी तक जैसलमेर में रुणेचा में किस लोक देवता का मेला लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जैसलमेर के रुणेचा में किस लोक देवता का मेला लगता है? तो ये तो आपको पता है, रामदेव जी का मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला लगता है रामदेव जी। इनका जन्म ध्यान रखना
बाड़मेर के शिव तहसील के उड़कासमेर में हुआ था। उड़कासमेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था और उन्होंने समाधि कहाँ पे जाके ली थी? समाधि ली थी रुणेचा रामदेवरा के अंदर। रुणेचा के बाद में इसका नाम प्रसिद्ध क्या हो गया? रामदेवरा के अंदर हो गया। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। 24 वाणियां इनका ग्रंथ है। 24 वाणियां इनका ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट। अजमाल जी इनके पिता थे। अजमाल जी इनके पिता थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बाबू जी की बात आए तो इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है और ऊंटों के देवता कहा जाता है बाबू जी को। और बाबू जी की बात जब भी करते हैं तो ऊंटों और इनके जो न्यायी होते हैं वो 4.5 फेरे लग 3.5 फेरे लेते हैं बाबू जी के। और दादू दयाल जी ये बहुत खास है। पिछले वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बताई थी, यहाँ थोड़ी सी बताता हूँ। इनका जन्म माना जाता है अहमदाबाद में और कहते हैं कि इन्हें अहमदाबाद में एक व्यक्ति थे लोधी राम जी, वो नदी में बहते हुए संदूक से निकाल कर लाए थे। इनके जो गुरु है वो है गुरु बुड्ढन दास जी या वरदानंद जी। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्होंने पंथ कौन सा चलाया था? दादू पंथ चलाया था। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो है नरेना जयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया। यहाँ पे नरेना जयपुर के अंदर पीठ है। इनके टोटल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य इनके स्तंभ आधार के है लाते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है दादू जी के पुत्र कौन कौन से? तो एक तो ध्यान रखना गरीबदास जी, कल मैंने आपको बताया था ना कल वाले वीडियो में, गरीबदास जी। और एक कौन से थे? मिशिकन दास जी। गरीबदास जी और मिशिकन दास जी। और इनकी पुत्रियां पूछ ली जाती है कई बार। ये क्वेश्चन देखो, आपका जो बोर्ड एग्जाम करवाया ना वन रक्षक वनपाल, वो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। तो इनकी पुत्रियां थी नानो बाई, एक तो नानो बाई, और एक पुत्री थी इनकी माता बाई। ये क्वेश्चन दोनों ही आ सकते हैं। और इनकी शिष्या भी थी, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और जो दादू दयाल जी है वो किस भाषा में उपदेश देते थे? सद्दूकड़ी भाषा में। सद्दूकड़ी कह सकते हो या ढूंढाड़ी भाषा में देते थे। और इनका जो सत्संग स्थल होता था वो कहलाता था अलख दरीबा। क्या कहलाता था? अलख दरीबा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। और ये मेहाजी, ये मेहाजी की इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। मेहाजी पंच पीरों में शामिल है। पंच पीरों में शामिल है। 5 पीर है ना, उसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस विद्यार्थी को करंट अफेयर्स की मंथली वाइज यानी जनवरी से दिसंबर या करंट अफेयर्स की पूरी क्लास ली है पूरे साल की, ये देखो राजस्थान करंट अफेयर्स है 1200 प्लस पीडीएफ है पूरे जनवरी 2020। या इंडिया करंट अफेयर्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्कर में स्थित जीर्ण माता किस वंश की आराध्य देवी है? सिक्कर में स्थित जो जीर्ण माता है रेवासा की पहाड़ी पर, किस वंश की आराध्य देवी है? तो ये तो पता है, चौहानों की है। चौहानों की सिक्कर के जो चौहान है जीर्ण माता उनकी वंश की आराध्य देवी है जीर्ण माता, इंपॉर्टेंट। और एक हर्ष हर्ष का मंदिर भी है हर्ष की पहाड़ी पर, वो भी उनका संबंध ये जीर्ण माता के क्या थे? भाई थे। कछुआ वंश की कुल देवी पूछे आपसे, कछुआ वंश की कुल देवी तो आप बताओगे जमुआई माता। कौन सी? जमुआई माता कछुआ वंश की कुल देवी है। एक होती है कुल देवी, एक होती है इष्ट देवी। इष्ट देवी या इसी को कहते हैं आराध्य देवी। इष्ट देवी या आराध्य देवी वो कौन सी है? इनकी शीला माता। सिसोदिया, सिसोदिया वंश की है बाण माता। सिसोदिया वंश की देवी कौन है? बाण माता। यह आपको याद रखनी है। और एक और आपको मैं बता देता हूं कि सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। एक तो ये ध्यान रखना, सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो जरूर देखना न भूले। आप वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हो, वहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। और एक आरपीएससी की किताब चल रही है हमारी, आरपीएससी यानी हमारा राजस्थान, जो कक्षा 6 से लेकर चल रहा है। और वन रक्षक वनपाल में तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे आएंगे। पूरी कक्षा 6 की हो चुकी है और 7वीं चल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी करंट अफेयर्स की क्लासों के आपको लिंक मिल जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा किस जिले में है? तो खानवा है वो कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। अब डिटेल देखिए, ये महाराणा सांगा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। और आपने नाम सुना होगा बाबर, मुगल वंश था। मुगल वंश का शासक था
बाबर, और इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर भारत में आता है, इससे पहले बाबर पानीपत का युद्ध लड़ता है। पानीपत का युद्ध लड़ता है कब? 1526 में, और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आता है तो उसे पता चल जाता है बाबर को, अगर राणा सांगा को जब तक नहीं हराया तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों के बीच युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। तारीख याद रखना, 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ। किस किस के बीच? सांगा। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को इकट्ठा कर लिया बाबर के विरुद्ध, लेकिन सांगा फिर भी हार गया। जीत कौन गया? बाबर। और भारत में वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना इसने 1527 में कर दी। खानवा कहाँ पे है? खानवा भरतपुर में है, और रूपवास तहसील में है ये। खानवा रूपवास तहसील और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। राणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। और राणा सांगा की खासियत है, इन्हें कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि सैनिकों का भग्नावशेष कहा था, क्योंकि राणा सांगा के एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, और 80 घाव शरीर पे बने हुए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र न्यून दाब वाला क्षेत्र है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र न्यून दाब वाला क्षेत्र है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र है, वो न्यून दाब वाला क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु के अनुसार जो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, और यहाँ पे क्या होता है? न्यून दाब होता है। और जहाँ उच्च दाब, उच्च वायु दाब होता है, क्योंकि हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है, तो वैसे जैसे ही उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। राजस्थान के चंदेरिया में भारत का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र स्थित है। यह किस जिले में है? राजस्थान के चंदेरिया में भारत का सबसे बड़ा जिंक यानी जस्ता जस्ता संयंत्र है। यह राजस्थान के किस जिले में है? तो चंदेरिया के अंदर। चाहे चंदेरिया चाहे चित्तौड़गढ़, बस याद रखना। अब बात क्या है कि राजस्थान में सीसा जस्ता निकलता है। सीसा और जस्ता निकलता है। इसके साथ एक और अयस्क निकलता है, वह चांदी। तो शीशा निकलता है, चांदी निकलता है, तीन एक साथ निकलते हैं, इनको कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और किस शीशा जस्ता के साथ जब चांदी निकलती है तो इसको गैलेना कहते हैं। अब गैलेना कह दिया, अब इस शीशा को अलग करना है, जस्ता को अलग करना है, और चांदी को अलग करना है, क्योंकि अशुद्ध इकट्ठे मिले हुए हैं, तो उनके लिए संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और संयंत्र स्थापित कहाँ किए गए हैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसके अलावा भी किए गए हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया स्थापित किया गया है, एक किया गया है देबारी। देबारी, और देबारी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है, वहां भी इनका संयंत्र लगा हुआ है। और एक और लगा हुआ है, ध्यान रखना, दरीबा। दरीबा संयंत्र लगा हुआ है, वो राजसमंद के अंदर लगा हुआ है। तो इन सारों का ध्यान रखना है, आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अब यहां से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता कहाँ कहाँ निकलता है, ये ध्यान रखना। तो एक तो जावर की खान से निकलता है सीसा, जावर उदयपुर के अंदर है। एक राजपुरा दरीबा से निकलता है, राजपुरा दरीबा से निकलता है। और एक आपके लिए रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा से निकलता है। सीसा, जस्ता और चांदी, तीनों को अलग करने के लिए चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, देबारी, उदयपुर और दरीबा राजसमंद में संयंत्र लगे हुए हैं। जयपुर में ब्लू पोट्री का विकास किसके शासनकाल में हुआ? जयपुर में जो ब्लू पोट्री है उसका विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ध्यान रखना, विकास पूछे, यहाँ विकास की बात चल रही है, तो विकास हुआ स्वाई राम सिंह के काल में। विकास किसके काल में हुआ? स्वाई राम सिंह के काल हुआ। लेकिन ब्लू पोट्री की शुरुआत किसने की थी? स्वाई मान सिंह, ये मान सिंह ने की थी। ध्यान रखना, स्वाई नहीं था, मान सिंह प्रथम था, ये ध्यान रखना। मान सिंह प्रथम था। जयपुर का शुरुआत में आमेर था। आमेर के अंदर आगमन होता है ब्लू पोट्री का, और ये कहाँ से आती है? पहले ईरान से आती है, ईरान से ये लाहौर आ जाती है, और लाहौर से कौन लेके आते हैं? मान सिंह प्रथम लेके आते हैं। और इस ब्लू पोट्री के सबसे ज्यादा कलाकार माने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत को। इसे माना जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। और ब्लू पोट्री का मतलब है नीले बर्तन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नीले बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। स्वर्ण काल कहते हैं राम सिंह को, मान सिंह प्रथम इसको राजस्थान के अंदर लाया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक कहाँ हुआ? ये बहुत खास चीज आपके लिए मैंने बताई है। महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक कहाँ हुआ, इसकी चर्चा करते हैं।
तो राज्यभिषेक का मतलब होता है जब वो उत्तराधिकारी बनता है, तो राज्यभिषेक होता है गोगुंदा के अंदर। होता कब है? 1572 के अंदर महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक होता है। और उस समय इनकी आयु कितनी होती है? 32 वर्ष इनकी आयु होती है जब इनका राज्यभिषेक होता है। ये आपके ये इंपॉर्टेंट है। 3 महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो उसका राज्यभिषेक कब हुआ? 32 वर्ष की आयु में, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में। और इसने कितने वर्ष तक शासन किया था? 25 वर्ष तक राज किया था, 1572 से लेकर 1597 तक। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उस समय आयु कितनी थी? 57 वर्ष थी। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, तीनों एग्जाम में पूछी जाती है। राज्यभिषेक कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में, क्योंकि गोगुंदा में किसकी मृत्यु हुई थी? उदय सिंह, इनके पिता की मृत्यु हुई थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हल्दी घाटी इनके लिए क्यों प्रसिद्ध है? इन्हें हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। इन्होंने 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के सेनापति मान सिंह के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। तो राज्यभिषेक का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, याद रखना कहाँ पे? गोगुंदा में। जन्म इनका कहाँ होता है? तो जन्म होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो आपसे मृत्यु पूछे तो बाडोली चावंड के अंदर इनकी मृत्यु होती है। बाडोली चावंड के अंदर इनकी मृत्यु होती है। और वहीं पर इनकी खेजड़ा बांध है, वहां पे 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, फटाफट लाइक का बटन दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। देखो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे सब्सक्राइब की बात आ रही है, तो इसको इस प्रकार ब्लैक रंग का हो जाना चाहिए और बेल आइकन का घंटा दबा लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? ये देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में फिर भी आता है। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में 7 संभाग है। कौन कौन से है? देखो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा। जयपुर में 5 जिले आते हैं, जोधपुर में 6 जिले आते हैं, बीकानेर में 4 जिले आते हैं, अजमेर में 4 जिले आते हैं, उदयपुर में 6 जिले आते हैं और भरतपुर में 4 जिले आते हैं और कोटा में कितने आते हैं? 4 जिले। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 33 जिलों में बंट गया ये। सबसे ज्यादा 6 उदयपुर जोधपुर में है और जयपुर में 5 है। ये क्वेश्चन अभी राजस्थान पुलिस में आया कि उदयपुर में कितने संभाग है, सीधा ही पूछ गया। तो आपको याद रखना है टोटल हमारे संभाग 7 है। नगर निगम पूछे ना, नगर तो अब 10 हो गए भी, नगर निगम ध्यान रखना, 7 ही मत याद कर लेना, 10 नगर निगम हो गए। सज्जनगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? सज्जनगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? जल्दी से कमेंट में जवाब दे दो। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है, एक तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। दूसरा सबसे छोटा। अब दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है, 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पहले तो थे। अब पहला कौन सा है अपना? राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, सरिस्का ए। कौन सा है? सरिस्का ए नाम से है, जो कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। महज 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पहले ये सज्जनगढ़ होता था, अब सरिस्का बना दिया। तो दूसरा सबसे छोटा हो गया। एक तो ये याद रखना है। सज्जनगढ़ की खासियत यह है, राजस्थान का जैविक उद्यान है। ध्यान रखना, राजस्थान का जैविक उद्यान कौन सा है? तो सज्जनगढ़ है। वैसे हमारे राजस्थान में 3 जैविक उद्यान है। एक तो कौन सा है? नाहरगढ़, दूसरा सज्जनगढ़ और तीसरा है राष्ट्रीय मरु उद्यान। 3 है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हुई थी सज्जनगढ़ की। घोषित कौन सा हुआ था? नाहरगढ़ हुआ था। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सज्जनगढ़ अभयारण्य किस पहाड़ी पे है? सज्जनगढ़ अभयारण्य किस पहाड़ी पे बना है? ये क्वेश्चन पिछली साल एग्जाम में आता है, बांसदरा पहाड़ी पे है। बांसदरा पहाड़ी पे बना हुआ है। इसको याद करना भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। उदयपुर है, तो उदयपुर का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? पूरे सारे 33 के 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर है। तो वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? बिज्जू। उदयपुर का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? बिज्जू है। और उदयपुर में अखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? बागदड़ा। कौन सा है? बागदड़ा अखेट निषेध क्षेत्र है। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे देखिए, राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य हैं। राजस्थान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 25। राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में देखो, राजस्थान की पॉलिटिकल भी आपके आएगी, वन रक्षक वनपाल में, तो इसको भी याद रखना है। तो कितने हैं? 10 है। अब हमारे राजस्थान में टोटल देखो, संसद के 3 अंग होते हैं।
एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होती है राष्ट्रपति होता है। तो सभी राज्यों में अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। टोटल हमारे भारत में 552 सीटें हो सकती है, वर्तमान में 545 है। राज्यसभा की 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। भारत का एक राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52। अब अलग अलग सीटें बनती हैं, जैसे राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो टोटल हमारी संसद की सीटें कितनी होगी? 35 सीटें होगी। ये आपको याद रखना है। अब एक बात और ध्यान रखना, राजस्थान में 25 जो सीटें हैं लोकसभा की, वो 25 की 25 भाजपा के पास है, ध्यान रखना। यानी 24 भाजपा के पास है और एक सीट है जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है ना, RLP पार्टी, उनके पास है। तो 25, और ये भी समर्थन किसका कर रहे थे? भाजपा का। राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में 10 सीटें हैं, उनमें से 7 तो भाजपा के पास है और 3 कांग्रेस के पास है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रमुख कारण है जिसके कारण राजस्थान में बार बार सूखा और अकाल पड़ता है? कौन सा प्रमुख कारण है जिसके कारण राजस्थान में बार बार सूखा पड़ता है और अकाल पड़ता है? तो सबसे ज्यादा समस्या वर्षा की अनियमितता, बहुत ही कम बारिश होती है। देखो, वनों का विनाश भी है, भूमि का कटाव भी है, लेकिन ज्यादा भूमि का कटाव नदियों से नहीं है, मिट्टी से इधर उधर अपर्दन होता है। सबसे बड़ा कारण पूछे तो वर्षा की अनियमितता है। इस कारण जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है ना, ये यहाँ अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, इससे बहुत कम बारिश होती है। खास करके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में तो बिल्कुल भी 5 से 10 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। इस कारण राजस्थान में सूखे की स्थिति आती है। सूखा होगा, चारा अन्न नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? अकाल की स्थिति कहलाएगा। वागड़ व कांठल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, वागड़ और कांठल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? माही नदी कहलाती है। कौन सी? माही नदी। अब माही नदी की बात कर लेते हैं। ये हमारा राजस्थान नीचे वाला क्षेत्र है। देखिए, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल की महन, माही नदी मध्य प्रदेश का धार जिला है। यहाँ पे धार जिले के सरदारपुरा क्षेत्र से विंध्याचल की पहाड़ी की महंद झील से निकलती है। महंद झील से निकल गई। यहां से निकले के बाद ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और यहाँ आता है खांडू गांव। कौन सा आता है? खांडू गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में बहने के बाद, और ये डूंगरपुर में बहती हुई इधर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। टोटल ये बहती है 576 किलोमीटर। कितनी बहती है? 576 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में ये कितनी बहती है? तो राजस्थान में बहती है ये 171 किलोमीटर। कितनी? 171 किलोमीटर। यहाँ बांसवाड़ा के अंदर बोरखेड़ा गांव है। ठीक है, बांसवाड़ा में कौन सा गांव है? बोरखेड़ा गांव है। वहां पे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। याद रखना, अभी लाइब्रेरियन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक यहाँ पे और बांध बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध भी बना हुआ है, और गुजरात में इस पे कड़ाना बांध बना हुआ है। ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है फिक्स। इसको कांठल की गंगा कहते हैं, 56 का मैदान बनाती है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, और बागड़ की गंगा कहा जाता है। तो इतनी समझ में आ गई होगी चीज आपको। इसकी सहायक नदी भी है, जैसे ईरू, सोम, अनास, चाकम, हरण, चाप, मोरेन और भातर। अगला देखिए, अजमेर के संस्थापक थे। अजमेर, अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना, अजमेर के जो संस्थापक थे वो अजय राज चौहान थे। कौन थे? अजय राज चौहान। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया, और इसी अजमेर के शहर बसाने के बाद यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका नाम था अजय मेरू दुर्ग। और ये अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पे बना हुआ है? गढ़ बिठली पहाड़ी पे बना हुआ है। और बाद में इसका नाम क्या हो गया? वर्तमान नाम है इसका तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? ये भी ध्यान रखना, अजमेर में अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अरावली पर्वतमाला श्रेणी में जल निकासी हेतु बनने वाले अनगिनत छोटे छोटे जल मार्ग क्या कहलाते हैं? अरावली पर्वतमाला श्रेणी में जल की निकासी हेतु अनगिनत छोटे छोटे जल मार्ग बने हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है? रोही कहा जाता है, रोही। और इनमें क्या है? रोही में जल होता है, और फिर यहाँ पे क्या है? घास फूस उग जाते हैं, और पशु जो होते हैं वो चरने के लिए जाते हैं। कहते हैं ना, रोहियों में चरने जाती हैं, वो रोही बन जाती है क्षेत्र, वो रोही कहलाती है। बाकर सिरोही की कटी फटी पहाड़ियां क्या कहलाती है? सिरोही में कटी फटी पहाड़ियां बाकर कहलाती है।
खादर क्या है? जो नई मिट्टी होती है, नई मिट्टी, नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी का जमाव होता है उसे खादर कहा जाता है। वांगर, वांगर क्षेत्र भी इधर माई नदी के जो क्षेत्र में होता है वहां पे पनपता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है ना आपको? बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। रणथंभौर के चौहान, ये रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है रणथंभौर? सवाई माधोपुर। अब देखो, इसका वंश का संस्थापक था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। ये गोविंदराज कौन था? पहले अजमेर पे राज करता था और मुसलमानों ने इसको भगा दिया, तो ये कहा गया रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाल दी। अब क्वेश्चन आता है, रणथंभौर का मेन प्रमुख शासक कौन था? हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। जब 1301 ईस्वी में रणथंभौर का साका होता है तो हमीर देव वहां के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी वहां पे क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, और इसकी पत्नी होती है रंग देवी। रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है और अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अधिकार। ये शरणागतों का रक्षक और हमीर हट के नाम से प्रसिद्ध था। राजस्थान इतिहास का प्रथम शाका कब माना जाता है? राजस्थान इतिहास का प्रथम शाका कब माना जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा रणथंभौर का। मैंने अभी आपको बताया था ना, 1301 में पहला शाका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ में 1303 में शाका हुआ था। जालोर में 1311 में शाका हुआ था और सिवाड़ा में 1308 में शाका हुआ था। ये सारे शाके याद रखने एग्जाम में आते हैं। चित्तौड़गढ़ में तो 3 शाके हुए थे, ठीक है, और जालौर में एक, सिवाना में 2 हुए थे। सिवाना कहाँ पे है? बाड़मेर में। और रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। किसके नेतृत्व में साका हुआ रणथंभौर में? ध्यान रखना, अभी बता दिया मैंने, रंग देवी और हमीर देव। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ भी आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ भी आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ भी आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी। ये देखो कितनी बड़ी बात है। अलाउद्दीन कौन था? खिलजी वंश का शासक था, जो 1296 में गद्दी पर बैठा और 1316 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु होगी। सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र के रचयिता कौन थे? हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वन रक्षक, वनपाल, रीट सब में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सीरीज चला रहे हैं वन रक्षक वनपाल, वनों की रक्षा करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल, जिसने फॉर्म भरा है, जिसका जल्द ही एग्जाम, मान के चलो 3 से 4 महीने में इसके एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें सिलेबस देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों को तो सिलेबस ही पता नहीं है आएगा क्या, तो ध्यान रखना, पूरा इंडिया का जीके, पूरा राजस्थान का जीके, मैथ के टॉपिक आने हैं, रीजनिंग के टॉपिक आने हैं, विज्ञान साइंस आएगी और करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, यानी करंट आएगा। इतनी चीजें आपको मिलेगी और आगे से हम वीडियो बनाएंगे, सब मिक्स देंगे आपको, हर चीज क्लियर होगी, सारी चीजें। बस आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको इस करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे की क्लास देखनी है हमारी, राजस्थान और इंडिया मिक्स ही आता है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पिछले राजस्थान पुलिस में एक भी क्वेश्चन हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का बाहर नहीं गया। जिस विद्यार्थी ने देखे उनके खूब नंबर बन रहे हैं 50 से 55 के बीच, और बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो आप भी वन रक्षक वनपाल के लिए ये क्लास कभी न छोड़े, उसमें आपको राजस्थान जीके भी तैयार होगा, भारत राजस्थान और ये विज्ञान, ये क्लासें अब हम इस मॉडल पेपर में सारी मिलती रहेगी, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र के रचयिता कौन है? तो नयन चंद्र। कौन है? नयन चंद्र जो है। अमीर महाकाव्य तो लिखा था नयन चंद्र सूरी ने, और सूरज चरित्र लिखा था चंद्रशेखर ने, ठीक है, दोनों में ये थोड़ा सा अंतर है। दोबारा बता देता हूँ, हमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता नयन चंद्र सूरी, याद रह जाएगा। सुरजन चरित्र के लेखक चंद्रशेखर है। इन्होंने एक ग्रंथ और भी लिखा था, हमीर हट, हमीर अठ लिखा था। और जयानक ने कौन सा लिखा था? जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। जयानक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय। अमीर खुसरो तो बहुत ही खास है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, इन्होंने खजाइन उल फतुह ग्रंथ लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूरा घाट, मूरा घाट दरा कहाँ स्थित है? नाम सुना होगा आपने, मूरा घाट दरा। ये मूरा घाट दरा है, मध्य अरावली के अंदर स्थित है। कहाँ पे? मध्य अरावली में मूरा घाट स्थित है। ये जो अजमेर वाला इधर ये क्षेत्र है ना, इधर यहाँ पे है ये। ओराट का पठार उदयपुर के अंदर है, राजस्थान का तीसरा बड़ा पठार है ये। और उत्तरी अरावली में आपसे पूछे सबसे ऊंची चोटी, रघुनाथ, रघुनाथगढ़ सिक्कर के सबसे ऊंची चोटी। और दक्षिणी अरावली की खासियत देखो, अरावली पर्वतमाला ऐसी है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में ऐसी है, यानी बीच में से एकदम संकरी है और यहाँ सबसे ज्यादा चौड़ी है ये।
और दक्षिणी अरावली में सबसे ऊंची चोटी है सिरोही की गुरु शिखर और दूसरी शेर। और सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहाँ पे है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। ये आपको याद रखनी है चीजें। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का प्राचीन नाम। इसकी बात पूरी कर लेते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का प्राचीन नाम था चरमवती नदी। कौन सा था? चरमवती नदी था। अब चंबल नदी निकलती कहाँ से है? तो ये मैं थोड़ा राजस्थान नीचे बड़ा पार्ट बना देता हूँ, तो आपकी आपके दिमाग में आ जाए कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश की जानापावा पहाड़ियों से निकलती है, इंदौर जिले में महू के निकट निकलती है। ध्यान रखना, जानापावा पहाड़ी। फिर यहाँ से चलकर और राजस्थान में भैंसरोडगढ़ अलग सा टुकड़ा है ना, ऐसे भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ यहाँ से निकलती है। भैंसरोडगढ़ एक स्थान और है, कौन सा? 84गढ़। वहां से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में जाने के बाद ये इटावा जो मुरादगंज है वहां पे यमुना में मिल जाती है। टोटल 6 जिलों में ये बहती है। कितने? 6 जिलों में बहती है। और इस पे 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बिराज। 4 बांध बने हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों में बहती है। अब अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, भीड़ भूमि का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कामधेनु और राजस्थान की सदाबहार नदी, सबसे बड़ी नदी इसको कहा जाता है। तो राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं? वैसे गंगा स्पेशल नहीं कहते, जैसे इंदिरा गांधी नहर और लूनी नदी को पश्चिम में गंगा कहते हैं, अलग अलग स्पेशल गंगा नहीं है। कामधेनु चंबल नदी को ही कहते हैं, ध्यान रखना। एक तो राजस्थान की जो राठी गाय है उसको कहते हैं, और नदी चंबल नदी। यहाँ प्राचीन नाम पूछा है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? चरमवती। और बनास चंबल की सहायक नदी है, बनास, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था, दोबारा फिर आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में। यहाँ का शासक था हमीर देव चौहान, शासक था। और पत्नी थी रंग देवी, इसके नेतृत्व में जौहर हुआ। और हमीर देव के 2 सेनापति थे, रणमल और रतिपाल। कौन थे? रणमल व रतिपाल। इनके द्वारा क्या किया गया? जौहर किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अगला देखो, वीर नारायण के बाद रणथंभौर का शासक कौन बना? वीर नारायण के बाद रणथंभौर का शासक कौन बना? तो याद रखना, वीर नारायण के बाद बागभट्ट बना। ये गोविंदराज, वीर नारायण, बागभट्ट, बहुत सारे शासक आए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शासक मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, हमीर देव चौहान था, जिसे शरणागतों का रक्षक और हमीर हट के नाम से प्रसिद्ध था। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्खात भूमि किस नदी अपवा क्षेत्र में पाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया, चंबल नदी है वो उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। एक विहिड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। मिट्टी का अपर्दन व अवनलिका सबसे ज्यादा किसका होता है? चंबल नदी का होता है। विश्व में उत्खात भूमि के लिए, उत्खात भूमि होती है गहरे गहरे खड्डे बना देती है, ऐसे बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। और ये करौली, धौलपुर, यहाँ तो क्षेत्र ऐसा बीहड़ बन जाता है कि यहाँ पे डाकू रहते हैं, डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। डांग क्षेत्र है ना, डांग, डांग की रानी करौली को कहते हैं। पान सिंह तोमर फिल्म देखी होगी आपने, पान सिंह तोमर, इरफान खान की, देखिए ना, वो डाकुओं की शरण स्थली यहीं बनी हुई है वो फिल्म, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की डूब से बचाने के लिए बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? ठीक है, करौली कस्बे में नदी है कौन सी? भद्रावती। वो कई बार पानी से डूब जाती है, उस नदी के पानी से डूब जाती है, तो वहां परियोजना बनाई गई है चूली देह परियोजना। बस इतना याद रखना, चूली देह परियोजना बनाई गई है। भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा? हम सुना ना आपने, भामाशाह कहते हैं ना, ये भामाशाह दान पुण्य करते हैं, ये भामाशाहों के नाम। ये भामाशाह क्यों प्रसिद्ध हुआ? ये पाली जिले के एक व्यक्ति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को जंगलों में, महाराणा प्रताप को जब वो जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे अपनी मातृभूमि के लिए, तो भामाशाह ने खूब सहायता की थी महाराणा प्रताप की, अपनी धन दौलत सेना सब दे दी थी। इसलिए मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। और ये राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड इस बात को कहते हैं। कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। तो मेवाड़ का भामा यानी कर्ण किसको कहते हैं? भामाशाह को कहा जाता है। राणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया?
महाराणा प्रताप के कुछ क्वेश्चन लूंगा मैं आपको, क्योंकि अक्सर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन महाराणा प्रताप का आता है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाई। तो 1580 के अंदर इन्होंने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। और 1582 में महाराणा प्रताप ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है दिवेर का युद्ध, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। दिवेर राजसमंद में है, जिसमें महाराणा प्रताप अपनी कुछ चौकियों पर अधिकार कर लेता है। इसलिए दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप के लिए जीत का श्री गणेश, विजय का श्री गणेश कहलाता है। युद्ध अक्टूबर 1582 को हुआ था, विजयादशमी के दिन। विजयादशमी के दिन यहाँ से जीत की शुरुआत महाराणा प्रताप को मिलती है। और फिर 1585 में वो चावंडिया भील को हराकर चावंड को राजधानी बनाते हैं, जो अगले उनकी जब तक मृत्यु नहीं होती है यही इनकी राजधानी रहती है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार ही लगा दिया आपके लिए। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? अब देखो, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। एक तो इसके बारे में ध्यान रखना संकटकालीन, क्योंकि जब उदय सिंह था, एक नाम सुना होगा आपने, बनवीर। बनवीर जब उदय सिंह को मारने आया था तो पन्ना दाई थी, पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, याद होगा कुछ आपको। और फिर बचाकर उदय सिंह को कहाँ ले जाया गया था? कुंभलगढ़ के अंदर ले जाया गया था, यानी संकटकालीन। और महाराणा प्रताप भी संकट के समय किस दुर्ग में गए थे? कुंभलगढ़ के दुर्ग में गए थे। इसलिए कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। और एक दुर्ग और है, सिवाना दुर्ग, उसको मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहते हैं। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। अगला है, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी कक्षा 7 की एक बुक है राजस्थान सामाजिक विज्ञान की, उसमें स्पेशल दे रखा है, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? चक्रपाणी मिश्र। कौन थे? चक्रपाणी मिश्र। और चक्रपाणी मिश्र की आपको ग्रंथ याद रखने हैं, पूछा जाता है। एक तो है मुहूर्त माला, चक्रपाणी मिश्र का ग्रंथ है मुहूर्त माला। दूसरा है राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति। ये दो ग्रंथ इनके याद रखना। किसके हैं? चक्रपाणी मिश्र। कौन थे? महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? मुगलों की अधीनता, तो महाराणा प्रताप तक तो किसी ने अधीनता नहीं स्वीकार की थी, लेकिन महाराणा प्रताप का पुत्र आया था राणा अमर सिंह। उन्होंने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ संधि कर ली थी, और वही बेबस होकर उन्हें संधि करनी पड़ी सब राजाओं के कहने पर। तो अमर सिंह ने संधि की थी। उस समय मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर मेवाड़ का पहला शासक था जिसने संधि की थी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। ये शक्ति सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का भाई था। भामाशाह, जिसने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी। और महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जहांगीर के साथ 5 फरवरी 1615 को राणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इन्होंने मेवाड़ की पहली संधि स्वीकार की मुगलों के साथ। शर्तें क्या थी? एक तो वैवाहिक संबंध नहीं बनाऊंगा मैं, और मैं खुद राज दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा, मेरा ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित होगा। दूसरा, जहांगीर ने शर्त रखी थी कि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दोबारा निर्माण नहीं कराओगे। ये कुछ शर्तें थी, और शर्तों के तहत ये संधि हुई थी। अगला देखिए, प्रताप का जन्म कब और कहां हुआ? आज मैं महाराणा प्रताप से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं, जाके सीधे सीधे याद हो जाए। तो प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ। कहां पे हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुआ ये जरूरी है, क्योंकि कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान है, उसमें देखो क्या लिखा है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में, अलग अलग अंदर बने होते हैं। बादल महल की एक छोटी गुफा और है, जुन्ना कचेरी, जुन्नी कचेरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये याद रखना। देखिए, यहाँ था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नंबर 5, ठीक है, कमरा नंबर 5 था। और ये वहां पे जहाँ ले जाया गया था किसको? जयवंता बाई को। जयवंता बाई इनकी क्या थी? माता। और कटारगढ़ कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। इतना गहरा जाके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। देखो, ये तो वीर पुरुष था। और मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1557 को चावंड डोली उदयपुर के अंदर मृत्यु हुई थी। प्रताप की माता का नाम क्या था? तो फिर आगे क्वेश्चन, जयवंता बाई प्रताप की माता का नाम था। अब बात आती है महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। पत्नी का नाम है अजब दे पंवार। देखो, अजब दे पंवार थी। और ये अजब दे कहाँ की थी? अजब दे, ध्यान रखना, इस महाराणा प्रताप के साथ ही जंगलों में भी गई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने सौगंध खाई थी, जब तक मैं मेवाड़ को
आजाद नहीं करवा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, ना महलों की शरण में आऊंगा। इसलिए ये पत्नी भी इनके साथ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रताप को पहाड़ी में किस नाम से पुकारते थे? ये तो पिछली साल ही क्वेश्चन आ गया। महाराणा प्रताप को पहाड़ियों में किस नाम से पुकारते? क्योंकि ज्यादातर वो जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, उन्हें किक्का के नाम से जाना जाता था। किक्का किसके नाम से? आजकल छोटे बच्चे उनको कहते हैं ना काकू, काकू, वैसे ही छोटे होते थे तो महाराणा प्रताप को किक्का कहते थे। तो किक्का के नाम से प्रसिद्ध है कौन? महाराणा प्रताप। प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कितनी आयु में हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो गोगुंदा में, अभी बताया मैंने, 32 वर्ष की आयु में। गोगुंदा उदयपुर में है, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में है। 32 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में गया तो कौन सी जागीर दे दी? आपको पता है ना, एक तो जगमाल था, पहले ये उदय सिंह का पुत्र था, भाई था महाराणा प्रताप। तो पहले अकबर उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह ने, जो उदय सिंह था उदयपुर का शासक उदय सिंह, उसने क्या किया? अपने पुत्र को, इस जगमाल को राजा बना दिया। लेकिन वास्तविक राजा कौन बनना था? प्रताप, क्योंकि योग्य था, ये तो ऐसे ही था बस निर्योग्य। तो जगमाल को राजा बनाया तो बाकी जितने मेवाड़ के जो सामंत थे ना, उन्होंने प्रताप को राजा बना लिया। इसलिए ये क्या है, ये रूठ कर चला गया किसकी शरण में? अकबर की शरण में। और अकबर को तो यही चाहिए था अभी कोई राजपूत मेरे पास आए। तो अकबर ने खुश होकर उसको जाजपुर और आंधी की जागीर दे दी, जाजपुर और आंधी की जागीर दे दी, ये याद रखना। जगमाल की मृत्यु कब हुई? अब इसको भी मरवा दिया एक युद्ध में बेचकर। तो 1583 में दत्तानी, एक सिरोही के अंदर युद्ध हुआ था, उसमें दत्तानी के युद्ध में 1583 में जगमाल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक देखिए, प्रताप ने सिंहासन पर कितने वर्षों तक शासन किया? महाराणा प्रताप ने सिंहासन पर, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, 25 वर्ष। 1540 में जन्म, 32 वर्ष की आयु में तो गद्दी पर बैठा, 25 वर्ष तक राज किया, और जब इसकी उम्र हुई 57 वर्ष तो इसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन कहीं ना पूछे गए हैं, मैं आगे नहीं लिख रहा कि किस एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अकबर ने महाराणा के पास कितने शिष्टमंडल वार्ता हेतु भेजे? जब 1567-68 में साका हुआ था ना, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका, और अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो 1572 में क्या है, उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ गए, और फिर अकबर ने सोचा इस महाराणा प्रताप को अपनी ओर मिला ले, तो इसने 4 शिष्टमंडल भेजे अलग अलग कि महाराणा प्रताप को मना लो। कौन कौन से थे? जम भट्टो। कौन से थे? जम भट्टो, यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, 4 के 4 भेजे। क्रम से याद रखना, क्रम आता है, पहला कौन सा था? जलाल खान, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास, 14 टोडरमल। लेकिन किसी से नहीं माने तो फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखना दोस्तों, लाइक करना न भूलें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, जो भी वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी का भला करोगे तो ही आपका भला होगा। अपने सहपाठियों को बताएं इस वीडियो के बारे में, क्योंकि लगातार चलने वाला वीडियो है आपकी सपोर्ट से। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप के पास हाथी के क्या नाम थे? महाराणा प्रताप के पास जो हाथी थे ना, उनके नाम क्या थे? अभी रीट, पिछली रीट में क्वेश्चन आया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम याद रखना है आपको, एक तो था लूणा, एक था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी लूणा था, एक राम प्रसाद था। 2 हाथी और थे, याद रखना, खांडेराव। 2 हाथी और कौन से थे? खांडेराव, और एक था चक्रवाक, चक्रवाक, ये भी किसके थे? महाराणा प्रताप के हाथी थे। कौन कौन से? लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव और चक्रवाक महाराणा प्रताप के हाथी थे। और घोड़ा कौन सा था? घोड़ा, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, बहुत ही खास। चेतक पे एक बुक, छोटी छोटी किताब आती थी, उसपे चेतक की फोटो होती है, कि किताबें भी आजकल चेतक के रूप में आने लगी, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, मान सिंह के पास जो हाथी था उसका नाम क्या था? मान सिंह अकबर का सेनापति था ना, मान सिंह कछुआ, उसके पास जो हाथी था, उससे तो याद ही रह जाएगा, मैं से मान सिंह, मैं से मर्दाना, मर्दाना हाथी था। और ये पीर प्रसाद, जब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा, जो हाथी था राम प्रसाद, वो जब अकबर को मिल गया तो उसने कहा, इसका नाम राम से क्या कर दिया? पीर कर दिया। तो पीर प्रसाद ये उसी घोड़े का नाम है। गजराज और गजमुक्ता ये भी मुगलों के हाथी थे। प्रताप को जब मुगल सेना से गिर जाने पर मेवाड़ का मुकुट पहना, जब आपने देखा होगा, चेतक सुना होगा आपने, चेतक घायल हो जाता है, और चेतक घायल होने के बाद स्थिति यह जाती है कि महाराणा प्रताप को भी घेर लिया जाता है।
महाराणा प्रताप को घेरते हैं और चेतक घायल हो जाता है, क्योंकि एक जो टांग है वो टूट जख्मी हो जाती है खंजर से। मर्दाना जो मानसिंह का हाथी होता है ना, उसके खंजर लगी होती है और हो जाता है। तो इस समय मुगल सेना घेर लेती है महाराणा प्रताप को। तब मेवाड़ का मुकुट पहनता है जालाविद्या। कौन पहनता है? जालाविद्या। और महाराणा प्रताप को कहते हैं, महाराज आप यहाँ से चले जाइए, मैं इनको संभालता हूँ, आपका घोड़ा भी घायल हो चुका है, आप भी घायल हो चुके हैं, आप जल्दी। तो घोड़ा, चेतक घोड़ा घायल होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को वहां से ले जाता है, और महाराणा प्रताप का मुकुट वगैरह ये जालाविद्या संभालते हैं। लेकिन ये युद्ध करते करते क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। नीला घोड़ारा असवार शब्द किससे सुने? नीला घोड़ारा असवार तो महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह से। ये शक्ति सिंह कौन था? ये भी जगमाल के साथ चला गया था अकबर के काल में, और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें ये शक्ति सिंह किसकी तरफ से लड़ा था? तो अकबर की तरफ से। लेकिन बाद में जब चेतक घायल हो गया और महाराणा प्रताप जब घायल अवस्था में जा रहे थे, तो मुगलों ने इनका पीछा किया। अभी मैंने आपको बताया ना, मुगलों का पीछा किया, तो शक्ति सिंह को दया आ गई अपने भाई पे, और शक्ति सिंह ने क्या किया? उन मुगलों सेनापतियों को मार दिया और अपने भाई से यहाँ पे आके माफी मांगने लगा शक्ति सिंह की, मैंने बहुत बड़ी गलती की है महाराणा प्रताप, मुझे माफ कर दो। उसने कहा नीला घोड़ारा असवार, ये शब्द कहे, और शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। ये भी ध्यान रखना। अगला, जैसलमेर राज्य का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर राज्य का गुंडाराज पुस्तक के लेखक है सागरमल गोपा, और ये सागरमल गोपा कहाँ के? जैसलमेर के। सीधा ही प्रश्न आता है, सागरमल गोपा जैसलमेर। एक तो इन्होंने लिखी जैसलमेर राज्य का गुंडाराज, एक पुस्तक इन्होंने और लिखी आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने। अब ये इतना कुछ उत्पाद बचाते थे, यानी अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हो गए, तो इन्होंने क्या किया? उस समय जैसलमेर का शासक था जवाहर सिंह, उसने क्या किया? इस सागरमल गोपा को जेल में डाल दिया, और जेल में इतनी यातनाएं दी, और लास्ट में मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जला दिया गया। किसको? सागरमल गोपा को। मोतीलाल तेजावत किसको? मोतीलाल तेजावत कौन है? तो एक ही आंदोलन के जनक है। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक कौन है? तो विजय सिंह भारत में किसान आंदोलन के जनक, और राजस्थान में भी है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सर्वहितकारिणी पुस्तकालय की स्थापना कहां पर की गई? तो उदयपुर के अंदर सर्वहितकारिणी पुस्तकालय की स्थापना की गई। पोपाबाई पोल पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए, पोपाबाई की पोल। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपका टॉपिक दे रखा है, स्पेशल राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उसमें पूछा जाता है। तो जय नारायण व्यास, पोपाबाई पोल के पुस्तक यह है। इन्हें मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, लक्कड़ फक्कड़ कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है, और राजस्थान के निर्वाचित प्लस मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये एकमात्र निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। अगला देखिए, प्रताप सिंह भारत को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार। प्रताप सिंह भारत को अंग्रेजों द्वारा, भारत है ये, प्रताप भारत नहीं है, भारत को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर किस जेल में बंदी बनाया गया? किस जेल में इन्हें बंदी बनाया गया था? इसको आपको याद रखना है, मेरठ जेल में। कौन सी? प्रताप सिंह बारड, केसरी सिंह बारड के पुत्र थे। इस केसरी सिंह बारड के पुत्र प्रताप सिंह को पूछा था कि आप बाकी क्रांतिकारियों के नाम बता दो, आपको छोड़ देंगे क्योंकि आपकी माँ रो रही है। तो प्रताप सिंह का जवाब क्या था? एक माँ को मैं हंसाने के लिए सैकड़ों माओं को रुलाना नहीं चाहता था, इनका स्पष्ट जवाब था, और इन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई। प्यारेलाल हत्याकांड राजद्रोह में केसरी सिंह बारड, ठीक है, भारत है ये ध्यान रखना, को किस जेल में बंदी बनाया गया? ये केसरी सिंह भारत वही है। तो ये हजारीबाग जेल में बनाया गया था। और जब इन्होंने अपने पुत्र प्रताप सिंह भारत की खबर सुनी, तो हंसी हंसी से ने कहा थे कि एक और भारत भूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गया। चेतावनी राज चुटंगिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो आपको पता ही है, सोरठे एक 13 सोरठे। चेतावनी राज चुटंगिया 13 सोरठे पुस्तक लिखी थी केसरी सिंह भारत ने। क्यों लिखी थी? जब मेवाड़ के शासक फतेह सिंह दिल्ली दरबार में मिलने जा रहे थे 1903 में लॉर्ड कर्जन से, तो इन्होंने ये पत्थर 13 सोटे इनके लिए लिखे, और इन्हें स्वाभिमान जगाया कि देख, आप तो मेवाड़ के ऐसे शासक हो जो अंग्रेजों के साथ मिले हो, आपके पूर्वज देखो, कुंभा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, उन्होंने अपनी जान लगा दी अपनी मातृभूमि के लिए। तो यहाँ से फतेह सिंह है दिल्ली दरबार में न जाकर वापिस मेवाड़ आ जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चेतावनी रह चुकी है। निम्न में से सत्य बताना आपको। वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1910 में, सही है। राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919, ये भी सही है। आर्य समाज की स्थापना 1975, ये भी सही है। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883, ये भी सही है। तो उपयुक्त सारे के सारे
सही हो जाएंगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। राजस्थान की राधा मीराबाई सही है, वागड़ की मीरा गौरीबाई ये भी सही है, मत्स्य संघ की मीरा हमीदा बानो ये गलत है। अभी हमीदा बानो नहीं है, यहाँ पे जो चरणदास जी की जो शिष्य थी सहजोबाई वो थी, सहजोबाई और इनकी एक बहन और थी, दो जनी थी, वो मीरा कहती है। किशनगढ़ की मीरा बड़ी ठनी ये भी क्लियर है। दोस्तों पूरे तथ्य के साथ मैंने ये आपको इतनी चीजें बताई है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक सारे करोगे, सपोर्ट करोगे, शेयर अपने दोस्तों में कर दो। आपके पास देखो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक बहुत सारे बने हुए हैं ग्रुप, इंस्टाग्राम, उन पे शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो, और सुबह 7 बजे की करंट की क्लास आप देखना न भूले। ये आपको 50 क्वेश्चन देखिए, लेकिन 50 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन छिपे हुए हैं ये आपने देख लिया। आराम से पूरा वीडियो देखा करो, बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो देखोगे तो आपके लिए उतना ही शानदार है। एक एक क्वेश्चन, और मैंने एक क्वेश्चन को 4 4 5 बार बाजू में विभक्त कर दिया ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटिव सारे क्वेश्चन क्लियर है हो जाए। तो पिछला वीडियो भी मैंने दे दिया, 2 आपको मॉडल पेपर मिल चुके हैं, लगातार आपको मिलेंगे। इसमें इंडिया, राजस्थान, सब साइंस वगैरह सब शामिल करके आपको बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और शेयर कर दो फटाफट, जाते जाते लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया है।